Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणी, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार, टीचर्स अड्डा के इस यूट्यूब मंच पर। ये हमारी संस्कृत पाठशाला है। यूजीसी नेट को लेकर के हम लोग कई दिनों से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे। मैं इसी आशा के साथ आपके बीच में प्रतिदिन आता हूं और एक कोई विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित होता हूं। आवाज़ जो है वो अभी समस्या आज भी मुझे लग रहा है अभी, तो प्रयास करेंगे इसको ठीक करने का। एक आध दिन में ये ठीक हो ही जाएगी पूरी तरह से। तो चलिए बिना किसी देरी के एक बार मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक ठीक ठीक पहुंच रही है? क्या आप लोग जो हैं कहाँ कहाँ से आप लोग जो है यहाँ कक्षा में जुड़े हुए हैं, अपने विषय में एक बार बता दीजिए, तो हमें जिससे कि सुविधा हो जाए ये निर्धारण करने में कि क्या हमारे जो पाठक हैं उनका स्तर है, कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। आवाज़ आ रही है, सब क्लियर है। अभिषेक यादव जी जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है अभिषेक जी पहली बार जुड़े हैं। सार्थक फौजदार जी जो हैं वो जुड़ते हैं हमारे साथ। मोनिका घोड़ेला जी हैं। चलिए बंधुओं, आपका स्वागत है। तो आप में से ऐसा कौन है जो पहली बार दिख रहा है या जो पहले कक्षा को अगर जुड़ते हैं? अलवर से मनीष जी हैं, बिल्कुल स्वागत है मनीष जी आपका। आपको विनोद गौतम जी आ गए हैं। तो विनोद गौतम जी हमारे प्रतिदिन की कक्षा के, दोनों समय की कक्षा के, जो मध्याह्न में होती है वो 1:30 पर, उसमें भी जुड़ते हैं और अब भी जुड़ते हैं। तो ये हमारे प्रतिदिन के जो लिसनर हैं उनको देख करके मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हुए सांख्यकारी का पर हम बात कर रहे हैं आज। सांख्यकारी का श्री कृष्ण श्री ईश्वर कृष्ण जी द्वारा जो है वो लिखी गई है। अभिषेक यादव जी पहली बार जुड़े हैं, बिल्कुल। अभिषेक यादव जी, क्या आपने कोई और वीडियो हमारी देखी है, पहले कोई क्लास ली है? जी विनोद गौतम जी DSSB में TGT संस्कृत हैं, और ये देखिए हमारा सौभाग्य कि ऐसे व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़ करके और हमारे लिए इतना आदर सत्कार वाला भाव रखते हैं। ठीक है, सांख्य कारिका की हम लोग बात कर रहे हैं। सांख्य कारिका में ये 70 कारिकाओं में प्रकृति और पुरुष का जो संयोग होकर के सांख्य दर्शन के आधार पर लिखी गई ये पुस्तक है। यद्यपि कुछ भिन्नताएं भी हैं सांख्य दर्शन से इसमें, पर हमारा ये विषय नहीं रहेगा। विषय हमारा ये है कि सांख्य कारिका के अनुसार हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है। मैं बात करता हूँ यूजीसी नेट को लेकर के। यूजीसी नेट में तो बहुत सारे प्रश्न इससे आते ही हैं। आशीष चौहान जी जुड़े हैं, नमो नमः। हाँ, ज्ञान पिपासु हैं बंधु, आप लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं, आपका आभार और प्रेम। आपका बहुत आभार है आपके प्रेम के लिए। तो इसमें ईश्वर कृष्ण के द्वारा जो सांख्य कारिका लिखी हुई है, पीजीटी में भी लगी हुई है। यूपी पीजीटी की परीक्षा जो लोग दे रहे होंगे उनके लिए भी ये लाभकारी है। और DSSB में भी कुछ सामान्य से प्रश्न जो है इससे पूछ लिए जाते हैं। बहुत अधिक गहराई से नहीं, पर सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। यद्यपि हमारा जो आज का विषय रहेगा वो दोनों तरह का रहेगा। सामान्य बातों को भी हम लोग बीच में लेकर के चलेंगे, और जो विशेष प्रश्न यूजीसी की दृष्टि से हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो रहा आपके बीच में कि सांख्य दर्शने पुरुषः अस्ति। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का यूपी में रहा है 2013 में। पुरुष जो है वो कैसा है सांख्य दर्शन के अनुसार। यहाँ हमारे प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये प्रयास रहता है
कि हम विस्तार से चर्चा कर पाएँ, विषय के गहराई तक हम लोग पहुंच पाए। आप प्रतिदिन देखते ही हैं। डी कह रहे हैं न सुजाता चौहान जी हैं, ये भी हमारे प्रतिदिन जुड़ती हैं। न प्रकृति ही न विकृति ही, तो ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। तो कारिका भी आप लोग यदि लिख सकें, यद्यपि कठिन काम है तो, पर चलिए कोई बात नहीं है। मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्तः षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुषः। ये कारिका में मोनिका घोडेला जी तैयारी कर रहे हैं, ठीक बात है। हम जो बात कर रहे हैं सांख्य दर्शन की नहीं, सांख्य कारिका की। सांख्य दर्शन तो लगा हुआ ही नहीं है, सांख्य दर्शन तो वैसे भी थोड़ा कठिन और हो जाता है, पर ये सरल सी भाषा में आपको कुछ समझ में आता है। सांख्य क्यों नाम है इसका? सांख्य नाम इसका इसलिए है, संख्या अस्य अस्ति इति। संख्या देकर के यहाँ 25 तत्वों को लेकर के यहाँ पर बात की गई है, और उन 25 तत्वों का ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तब व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें से आपको एक पूरा का पूरा चार्ट यदि बना लेते हैं, वो चार्ट बनने से आपका पूरा ही जो विषय है वो ठीक हो जाता है। तो मैं चार्ट एक बार बना देता हूँ आपके सामने, यद्यपि समय नहीं मिला, मैं उसको पहले से बना के लेके आता तो ठीक रहता। आशीष जी कह रहे हैं शेयर दिस सेशन फ्रेंड्स, तो आशीष जी की बात मान लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। जो संख्या 12 दिखाई दे रही है, यद्यपि मैं प्रयास करता हूँ इस कक्षा में कि ये कक्षा बहुत विस्तार से विषयों को लेकर के चलने वाली हो, तो आप लोग यदि ऐसा मानते हैं और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ 25 तत्वों की बात होती है। 25 तत्वों में मैं पहले चार्ट बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको सांख्य कारिका के विषय में जिसकी विषय वस्तु है वो समझा देता हूँ। इसकी पहली कारिका पहले पढ़ देखते हैं, वो क्या है। पहली कारिका है दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन्नैकांतात्यंततो भावात्। पहली पंक्ति पर ही बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा, मनुष्य 3 प्रकार के दुखों से, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक, इन तीनों दुखों से पीड़ित होता है। तो उसके मन में ये जिज्ञासा होती है कि कैसे मैं इन दुखों से पार हो सकता हूँ। तो दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा, 3 प्रकार के दुखों से अभिघात होने पर, पीड़ित होने पर जिज्ञासा होती है। तदपघात के हेतु, उन 3 प्रकार के दुखों का शमन करने के जो हेतु हैं उनके विषय में ये जिज्ञासा होती है। तो यहाँ से 3 प्रकार के दुखों को शमन करने के लिए जिज्ञासा होने पर उसके उपाय ढूंढने की बात होती है। तो उपाय ढूंढते हुए कहा जाता है कि 25 तत्वों का ज्ञान हो जाता है तो आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। आत्यंतिक निवृत्ति मतलब हमेशा के लिए जो है वो बिल्कुल कोई किसी प्रकार का दुख नहीं रहता है, व्यक्ति का कैवल्य हो जाता है। तो हम उन 25 तत्वों की बात करते हैं। उन 25 तत्वों की कारिका भी आगे आ ही जाएगी। प्रकृतिर महान महतो अहंकार। तो पहला जो तत्व है, मूल है, वो है प्रकृति। ठीक है जी। तो प्रकृति है, प्रकृति से फिर सृष्टि होती है। महत कहेंगे इसको, महत माने बुद्धि। प्रकृतिर महान महतो अहंकार, इससे महत से अहंकार। और तस्मात् गणश्च षोडशकः, उससे फिर 16 जो हैं वो 16 5 तन्मात्राएं और एकादशेंद्रिय। ठीक है, ये 2 तरह का अहंकार से सर्ग निकलता है। और 5 तन्मात्राओं से फिर 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ये यहाँ पर एक सरल सा चार्ट है। 5 महाभूत लिख लेते हैं। एकादशेंद्रिय में जो है वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आएंगी आगे सब आ जाएंगी। 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक जो है वो मन है, जिसे हम उभयेंद्रिय कहते हैं।
और इनसे प्रकृतिर महान महतो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशकः। आगे जो बचता है वो एक बचता है पुरुष। तो गिने इनको हम, 1 2 3 3 और आगे इससे आकर के 3 और 10 13 13 और 11 24 और एक 25वां पुरुष। तो ये 25 तत्व हैं जिनको हमें जान लेते हैं तो फिर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है और मनुष्य का विवेक ख्याति हो जाती है और उसे कैवल्य हो जाता है। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन इसकी कैसे विस्तार से चर्चा होती है वो आगे हम करते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्नों पर। ये 25 तत्व बताने आवश्यक थे इसलिए इनको बताया है। बाकी 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, इनका समय पर जैसे जैसे प्रश्न आते रहेंगे उन पर हम चर्चा करते रहेंगे। दूसरा प्रश्न आपका रहा, तो यहाँ से ये देखना था, अच्छा वो जो हम अभी छूट गया, वहां ये बताना था जो प्रकृति है उससे विकार उत्पन्न हो रहे हैं। विकार का मतलब ये है इससे आगे महान बन रहा है, महान से फिर अहंकार बन रहा है, तो ये इसके विकार कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन पुरुष जो है उससे कोई विकार है ही नहीं और ना ही पुरुष किसी का विकार है। प्रकृति से विकार आगे हो रहे हैं लेकिन प्रकृति किसी का विकार नहीं है। तो यहां से प्रश्न ये था कि सांख्य दर्शन में पुरुष कैसा है। अब आप जो है प्रकृति से विकार हो रहा है महान, महत से विकार हो रहा है अहंकार। तो आप महत को देखोगे, अहंकार ये विकार भी है और प्रकृति भी है, विकृति भी है। प्रकृति की विकृत होकर के महान बनता है, महान विकृत होता है अहंकार बनता है। तो ये प्रकृति भी है, प्रकृति मैंने जो उत्पन्न करता है, और विकृति भी है जो किसी से उत्पन्न होता है। तो महत को आप देख रहे हैं, ये प्रकृति भी है विकृति भी है। लेकिन प्रकृति क्या है, ये केवल प्रकृति ही है, इससे कोई और ये किसी और से उत्पन्न नहीं हुई है, तो ये केवल प्रकृति है। लेकिन पुरुष ना तो प्रकृति है ना विकृति है। ये प्रश्न यहाँ आपसे पूछा गया था कि सांख्य कारिका के अनुसार जो है वो पुरुष कैसा है, न प्रकृति न विकृति पुरुषः। तो ये सांख्य कारिका में दी ही गई है कि जो मूल प्रकृति है वो तो केवल प्रकृति है ही। इसके बाद इस कारिका में आगे दिया हुआ है अविकृति ही। ये प्रकृति कैसी है, अविकृति है, किसी और से नहीं बनी है, अकेली मात्र जो है ये प्रकृति है। इसके बाद आगे बताया है महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। जो महत, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, महत अहंकार 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं से फिर पंचमहाभूत बनते हैं। तो ये 7 जो हैं ये प्रकृति विकृति कहलाती हैं। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर जहां आप नोट्स बनाते होंगे। प्रकृति और विकृति मिलाकर के क्या क्या हो जाते हैं, महत, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। तो ये 7 मिलाकर के हो जाती हैं प्रकृति विकृति। और षोडशकस्तु विकार, जो आगे 16 बनते हैं। आगे 16 में क्या है, एकादशेंद्रिय और 5 महाभूत। ये 16 मिलकर के केवल विकार कहलाते हैं और इनमें न प्रकृति न विकृति ही पुरुष है। ये पुरुष जो है न प्रकृति है न विकृति है। ये यहाँ से आपकी कारिका मुझे लगता है स्पष्ट हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लघु प्रकाशकश्च द्वे वैशिष्ट्यस्तः। दोनों के दोनों जो विशेषताएं हैं वो किसकी हैं, लघु और प्रकाशक। ये दोनों विशेषताएं किसकी हैं यहाँ पर, तो कारिका है सत्वम लघु आपने यदि कारिकाएं इसकी याद हो गई हैं हो तो बहुत सरल हो जाती है सांख्य कारिका से। प्रश्न बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होता है। दूसरे का सी कह रहे हैं सत्व गुण में, सत्वम लघु प्रकाशकम, बिल्कुल सही उत्तर है जी आपका। तो त्रिगुणों की चर्चा है यहाँ पर। त्रिगुण, ये जो प्रकृति बनी है ये त्रिगुणात्मिका है। मूल प्रकृति जो है ये त्रिगुणात्मिका है। सत्व, रज और तम लिख ही देते हैं। सत्व, रज और तम,
इन तीनों गुणों से मिलकर के ये प्रकृति बनती है। तो इनमें से आप देखते हैं संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनमें ये तीनों गुण उपलब्ध रहते हैं। मनुष्य हैं या वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जो कुछ भी है उसमें तीनों प्रकार के गुण विद्यमान रहते हैं। जिस गुण की अधिकता जब हो जाती है वो गुण सामने दिखाई देता है। तो इनमें से आपको पहचान बता रहे हैं कि जो सत्व गुण की विशेषता है वो क्या है। वो सत्वम लघु प्रकाशकम, दोनों विशेषताएं हैं इसकी। सत्व कैसा है, लघु और प्रकाशक, तो ये सत्व हो जाता है। रज कैसा है, रज के विषय में बता रहे हैं उपष्टंभकम चलम च रजः, उपष्टंभकम चलम च रजः, ये दोनों गुण जो हैं दोनों रज के हो जाते हैं। और तम का गुण क्या हो जाता है जी, गुरु वर्णकमेव तमः, तम जो है गुरु हो जाता है, भारी हो जाता है। वर्णकम, तो यहाँ जो है ये तीनों गुण ये हो जाते हैं। और ये कैसे काम करते हैं ये बता रहे हैं कि प्रदीपवत च अर्थतो वृत्ति ही, ये कैसे काम करते हैं। जैसे प्रदीप काम करता है, दीपक काम करता है। दीपक में तेल होता है, बाती होती है और ऊपर वो जलता है, और नीचे दीपक मिट्टी का होता है। तो सारा मिलकर के पूरा दीपक कहलाता है। तो वो तेल भी जल रहा होता है, जो दीपक उसका मिट्टी का कच्चा है वो आधार उसका बना होता है, और उसमें जो लौ जल रही होती है, सब मिलकर के जैसे जलते हैं ऐसे तीनों ही ये गुण मिलकर के काम करते हैं। बाकी और भी चर्चा विस्तार से करेंगे हमें। तो मुझे कारिका आपको ये समझानी थी, क्योंकि ये कारिका यदि आपको स्पष्ट हो जाती हैं तो इनसे आपको फिर उत्तर देने में कभी कठिनाई नहीं होती है। सत्कार्यवादस्य सिद्धि ही कस्मान्न भवति, सत्कार्यवाद जो है वो सांख्यकारी का, सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और ये सत्कार्यवाद क्या है, ये कहता है कि कार्यम सत भवति, कार्य जो है सत का माने सत्ता, कार्य की सत्ता होती है। कहाँ सत्ता होती है, कारण में। वो उत्पन्न हुआ है उससे पहले वो कारण में विद्यमान रहता है, ये सत्कार्यवाद कहा जाता है। इसी को ही कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं। तो इसकी पूरी कारिका है। ये कारिका अगर समझ में आ जाती है तो बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पीजीटी वालों की दृष्टि से मैं इसको समझा देता हूँ। तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लोगों का नहीं आया है। तो सत्कार्यवाद की सिद्धि किससे नहीं होती है, तो ये सदकरणात् से नहीं होती है। तीसरे का ए बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। कारिका है असद करणात्, असत अकरणात् उपादान ग्रहणात्, ये सत्करणात् है। सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, कार्यम जो है वो सत भवति, सत मैंने इसकी सत्ता होती है, विद्यमान होता है। क्यों, क्योंकि असद अकरणात्, यदि वो असत होता, किसी कारण में कोई कार्य विद्यमान न होता, तो वो उसको उत्पन्न कैसे कर पाता, नहीं कर पाता। तो असत होने से अकरणात्, अगर वो असत होता अपने कारण में तो वो नहीं, कारण कार्य को उत्पन्न नहीं कर पाता। दूसरा उपादान ग्रहणात्, उपादान जो है वो कार्य का कारण में लेना ही पड़ता है, उपादान लेना ही पड़ता है। मिट्टी घड़ा बनाना है तो उसके लिए उपादान लेना पड़ेगा, मिट्टी लेनी पड़ेगी, जो कारण है। अब घड़ा जो है मिट्टी में पहले से विद्यमान ना हो तो कैसे बना पाएगा वो, तो उपादान लेना पड़ता है। सर्वसंभवा भावात्, सभी से सभी की उत्पत्ति नहीं होती है, ये देखा जाता है। अगर कारण की बात करें, जैसे मैं कहूँ तेल जो है, तेल की बात ना करके हम पट और घट दो उदाहरण लिए जाते हैं, दोनों की बात करते हैं। तो घड़ा जो है वो मिट्टी से बनता है, घड़े का कारण जो है वो मिट्टी है, ठीक है। और पट का कारण जो है वो तंतु है, ठीक है। ये भी कारण है, ये भी कारण है। तो अगर ये पट जो है तंतु में विद्यमान ना हो, यदि घड़ा मिट्टी में विद्यमान ना हो, तो फिर क्या होगा, मिट्टी से पट भी बन जाएगा, तंतु से घड़ा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्यों नहीं बनता। इसीलिए इन्होंने कहा, तीसरा हेतु दिया कि सर्व संभव अभावात, सभी से सभी का संभव नहीं दिखाया जा सकता, सभी से सभी की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसका अभाव होने के कारण हम जो है कारण कार्य को कारण में सत मानते हैं। तीसरा है शक्तस्य शक्य करणात्, जो शक्त है, समर्थ है, उससे जो शक्य है,
जो उत्पन्न हो सकता है उसी को वो करता है। मिट्टी है, समर्थ है, घड़े को बनाने में मिट्टी समर्थ है तो घड़े को ही बनाती है। ठीक है, तंतु जो है वो पट को ही बनाता है, ये देखते हैं हम, इसलिए शक्तस्य शक्य करणात्। दूसरा कारण भावात्, कारण जो है वो विद्यमान रहता ही है, कारण तो पहले से है ही, अगर कारण नहीं है तो कार्य कैसे होगा, इसलिए कारण है। असत अकरणात्, असत कारण में जो कार्य विद्यमान ना हो उस कार्य को वो उत्पन्न नहीं कर सकता, उपादान का ग्रहण करना पड़ता है, सर्व सभी से सभी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, और जो समर्थ है जिसको उत्पन्न करने में वो उसी को उत्पन्न करता है, और कारण जो है वो विद्यमान रहता है। इसलिए इन पांचों हेतु को देकर के इन्होंने कहा कि ये सत्कार्यवाद है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार बताएं आप। थोड़ा सा आपको, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले नहीं पढ़ा है, तो भले ही ऐसा लगे, लेकिन इसको हम कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं। तो ये 5 तरह से इन्होंने हेतु दे करके समझाया है। ठीक है जी। मूल प्रकृते प्रधानस्य वा गुणमस्ति, आप उत्तर दीजिएगा इसका। मूल प्रकृति का गुण क्या है, यहां से शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा। मूल प्रकृते गुणमस्ति विवेकित्वम, चेतनत्वम, अप्रसव धर्मित्वम, सामान्यत्वम। 2 कारिकाएं हैं जो बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं और उनको समझ लेना चाहिए। जयश्री जी हैं हमारे साथ, नीतम राठी जी हैं, सार्थक जी हैं, आचार्य विनोद गौतम जी हैं। उत्तर अभी नहीं आया है, 4 का डी कह रहे हैं सामान्यत्वम, और सुजाता जी सामान्य कह रही हैं, और एक ही व्यक्ति का उत्तर आएगा। क्या बात है, कक्षा सार्थक हो रही है इसका मतलब। चलिए मैं आपको दोनों कारिका लिख देता हूँ। त्रिगुणम अविवेक, अच्छा पहले बाद वाली कारिका लिखते हैं। चलिए, त्रिगुणम नीतम राठी जी कह रही हैं बी चेतनात्वम, और मोनिका जी कह रही हैं सी अप्रसव धर्मित्वम। चलिए कोई बात नहीं, आप सबके उत्तर अपने अपने स्थान पर। हम कारिका से बात करेंगे। कारिका कहती है त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। अब पुमान जो है वो इनसे विपरीत हो जाता है। हमने आपको चार्ट बना करके बताया था, एक था प्रकृति का परिवार, दूसरी ओर था पुरुष। तो प्रकृति का जो परिवार है ये कैसा है, इसमें से व्यक्त और प्रधान 2 चीजें थी। प्रधान जो है वो प्रकृति है, इसको ही प्रधान कहेंगे। जहाँ कहीं प्रधान आएगा वो प्रकृति कहलाएगी। ठीक है, अब प्रकृति से महत बना, महत से अहंकार बना। अब इसमें देख लीजिए, प्रकृति से व्यक्त हुआ महत, महत से व्यक्त हुआ अहंकार, तो प्रकृति के आगे के पूरे परिवार को हम कहते हैं व्यक्त। ठीक है जी, और ये व्यक्त हो गया और प्रधान हो गया मूल प्रकृति। तो कह रहे हैं कि प्रधान और व्यक्त दोनों क्या हैं, वो त्रिगुणम हैं, 3 गुणों वाली हैं। सत्व रज और तम जो 3 गुण अभी हमने देखे हैं, 3 गुणों से युक्त हैं। दूसरा अविवेकी, उनका गुण है वो अविवेकी हैं। लिख देते हैं चलो यहाँ पर इनके प्रधान और व्यक्त। तो प्रकृति का परिवार कैसा है, पहली बात तो ये त्रिगुण है। ठीक है, दूसरी बात ये क्या है, अविवेकी है। तीसरी बात विषय है। चौथी बात सामान्य है। पांचवी बात अचेतन है। और छठी बात प्रसव धर्मी। ये कितने गुण हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये गुण हो गए हैं। तो ये तो हो गया व्यक्त और प्रधान। दूसरी तरफ जो पुरुष है वो क्या है, तद विपरीतः, इसके विपरीत होता है, मतलब वो त्रिगुणात्मक नहीं है, अत्रिगुणात्मक हो जाएगा। इनको इस तरह से आपको नोट्स बना लेने हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अत्रिगुणात्मक हो जाएगा। ये संख्या की मुझे आज की कक्षा में जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि वही होंगे यहाँ पर आज जिनको ये विषय समझना होगा, जिन्हें परीक्षा देने की चिंता होगी। ठीक है, ये अविवेकी है तो पुरुष विवेकी हो जाएगा,
इनका विपरीत करना है ना, ठीक है। और ये विषय हैं पुरुष, निर्विषय हो जाएगा या अविषय हो जाएगा, अविषय लिखते हैं। ये सामान्य है पुरुष, विशेष हो जाएगा। ये अचेतन है पुरुष, चेतन हो जाएगा। ये प्रसव धर्मी है, वो अप्रसव धर्मी हो जाएंगे। अब देखिए पूछा था यहाँ पर मूल प्रकृति का गुण इनमें से कौन सा है, तो मूल प्रकृति को देखो आप, विवेकी कौन है, विवेकी तो यहाँ पर पुरुष हुआ। चेतन कौन है, वो चेतन भी पुरुष हुआ। अप्रसव धर्मी कौन है, वो भी पुरुष हुआ। और सामान्य जो है वो गुण हुआ यहाँ पर इसका, प्रधान और व्यक्त दोनों का। ठीक है जी, तो आपका उत्तर ठीक हो जाता है डी। इतना गंदा जो आपका बोर्ड है वो किसी अध्यापक का नहीं देखा होगा जितना मेरा दिख रहा है इस समय। लेखन भी गंदा हो गया है, तो चलिए डिलीट कर देते हैं। सुंदर सी राइटिंग जो है वो इसे ही रहने देते हैं। ये यहाँ पर जो है अप्रसव धर्मी आपका उत्तर नहीं, सामान्य जो है वो आपका उत्तर हो जाता है। अप्रसव धर्मी तो पुरुष है। मुझे लगता है ये विषय आपको समझ में आ गया होगा, ये कारिका समझ में आ गई होगी। एक बार आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि ये बात आपको पल्ले पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। श्वेता कुमारी जी जुड़ी हैं, स्वागत है आपको। नीतम राठी जी को समझ में आ गई है, ठीक है। कमेंट करके एक बार सब लोग बता दीजिए कि कौन कौन सुन रहा है या कौन कौन जो है वो इसको कथा मान करके सत्यवचन महाराज कहने के लिए बैठा है। बताइए मुझे, मेरी ऑडियंस का पता भी होना चाहिए। पर जो आपको पता है, जो आपको पढ़ा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ा रहे हैं। आपने यदि पीजीटी की परीक्षा भी देनी है और DSSB की परीक्षा देनी है तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, आपका निश्चित पेपर ठीक हो जाएगा। यूजीसी नेट का तो है ही। अभी की बात कर रहे हैं हम सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन से पुरुष तत्वम भवति। लो जी, इनमें से पुरुष तत्व जो है वो क्या है? विषय, त्रिगुणातीतम, प्रधानम, अविवेकशीलम। जल्दी बताइए, अभी हम पीछे लिख करके आए हैं, जिसने पढ़ा है वो पता लग जाएगा यहीं पर। त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विपरीतस तथा च पुमान। ठीक है, जयश्री जी को समझ में आ रहा है और पूनम रानी जी समझ में आ रहा है, नीतम राठी जी को समझ में आ रहा है। कौन उत्तर देगा इसका? त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्य अचेतन प्रसव धर्मी, ये सब जो हैं। श्वेता कुमारी जी को कांटेक्ट नंबर चाहिए। श्वेता जी, कांटेक्ट नंबर देने की सुविधा यहाँ नहीं है। आपको वीडियो के आरंभ में मेरा मेल आईडी दिखाई देगा, मेल आईडी पे मेल कीजिएगा, अपना नंबर छोड़िएगा, मैं फ़ोन कर लूँगा आपको, या मैं आपको वहाँ अपना कांटेक्ट नंबर दे सकता हूँ। यहाँ सार्वजनिक रूप से देने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो प्रसव धर्मी, ये तीनों, ये सारे के सारे गुण किसके हैं? ये प्रकृति के गुण हैं, और इनका विपरीत जो है वो पुरुष का गुण हो जाता है। तो पुरुष कैसा है यहाँ पर? विषय है क्या? विषय तो प्रकृति है। त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत तो हाँ त्रिगुणातीत हो जाएगा, क्योंकि त्रिगुणात्मक तो प्रकृति है, और प्रधान भी प्रकृति है, इसको प्रधान भी बोलते हैं, ठीक है। अविवेकशील, अविवेकी है, ये भी प्रकृति है। तो त्रिगुणातीत जो गुण है वो हो जाता है पुरुष का। इसलिए उत्तर जो ठीक हो जाता है वो 5 का बी किस किस का ठीक आया था? वो आया था 5 का सी, नीतम राठी जी का गड़बड़ हो गया। प्रधान कैसे हो जाएगा? और उत्तर जो है विशभ जी का ठीक था, सुजाता चौहान जी का ठीक था। चलिए ठीक है, मतलब आप कुल मिला के विषय ये है, गलत यहाँ हो जाए कोई समस्या नहीं है। विषय ये है कि ये समझ में आना चाहिए क्या पुरुष क्या प्रकृति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आज के प्रश्नों का मुझे और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, क्रम यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। कुछ प्रश्न जो बाद में है वो पहले आने चाहिए थे। पुरुषोस्ति इति कस्मात् सिद्ध्यते, सिद्ध्यते सिद्ध्यति। लो जी, पुरुष जो है वो है, पुरुष की सत्ता है, ये कैसे पता लगता है? ये सब वो प्रश्न हैं जो कॉलेजेस के एग्जाम में आए हैं, यूजीसी के एग्जाम में आए हैं। मैं केवल वही प्रश्न उठा करके लाया हूँ और उससे अपनी बात समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। पुरुष है कैसे पता लगता है? अहंकारस्य अवस्थानात्
कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्वरूपस्य भोक्तृभावात। उत्तर आपका आ जाना चाहिए था पुरुषोस्ति भोक्तृभावात। ये कारिका यदि याद नहीं है तो फिर आप जो है कैसे परीक्षा देंगे। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। तो ये कारिका जो है यदि समझ में आ जाती है आपकी तो यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। किस किस को कक्षा में आनंद आ रहा है, कौन कौन बोर हो गया है, किस किस को जो है ये कथा सुनने में आनंद आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, एक बार कृपया बता देंगे मुझ तक जो है, क्योंकि संप्रेषण जो है मेरी तरफ से हो रहा है, आपकी तरफ से कमेंट्स में होता है, मुझे पता लगता रहेगा तो मेरी एनर्जी बनी रहेगी। तो संघात परार्थत्वात् कह रहे हैं। ये जो संघात दिख रहा है आपको, संघात मैंने ये जो पूरा तामझाम दिख रहा है, ये संसार दिख रहा है, इसमें इतने सारे लोग दिख रहे हैं, इतनी सारी वस्तुएं हैं, या ये जो त्रिगुणों का संघात होता है, ये सब चीज़ें जो हैं ये किसी और के लिए हैं। आप देखो मेरे पास ये कलम है, ये कलम क्या कलम के लिए है? नहीं, ये कलम किसी और के लिए है। तो यही चीज़ें जो हैं इस प्रकृति में, जो प्रकृति का संघात है, संघात मैंने इकट्ठा होना, समूह बनना, ये जो समूह दिखाई देता है ये परार्थ में के लिए है, किसी और के लिए है। कोई भी चीज संसार में, वृक्ष जो है अपने लिए फल नहीं देते हैं, वो किसी और के लिए देते हैं। तो पहला तो यहीं से पता लग रहा है कि भैया ये खाने का सामान रखा है तो कोई खाने वाला आएगा। ठीक है जी। दूसरा कह रहे हैं त्रिगुणादि विपर्यात। जो त्रिगुण हैं हमारे, सत्व रज और तम, इनका विपर्य होने में, ऊपर नीचे होने में, अगर इनमें अप डाउन है तो ये भी पता लगता है किसी पुरुषों को देख करके, मनुष्यों को देख करके, कि ये पुरुष की सत्ता की सिद्धि करते हैं। अधिष्ठानात, अधिष्ठान होने से पुरुष जो है कैसे, और क्या है, भोक्तृभावात, भोक्तृभाव होने से हम संसार में रहते हैं, हम उपभोग की दृष्टि से रहते हैं, इससे पता लगता है। और कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने से इस संसार में आप मनुष्यों में जो चीज़ें दिखाई देती हैं आपको, त्रिगुण का विपर्य दिखाई देता है। अधिष्ठान मैंने स्थान, रहने का स्थान, ये शरीर दिखाई देने से, और भोक्तृभावात, उपभोग की प्रवृत्ति होने के कारण से। दूसरा कैवल्य के लिए प्रयत्न करने से, मुक्ति के लिए प्रयास करने से पता लगता है कि पुरुष है। ठीक है जी। तो यहाँ से पुरुष की सिद्धि भोक्तृभावात से सिद्ध हो जाती है। यहाँ ये पंक्ति है ही, तो इनको नोट्स बना लेंगे तो बड़ा सरल है, कुछ भी नहीं है। मैं जब एमए में था तो ये 2 दिन लगे थे और सांख्यिकी का याद हो गई थी। आपको भी ऐसे ही सांख्यिकी का याद हो जाएगी यदि आपने मन में सोचा होगा कि सांख्यिकी का याद करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है, तो आपको इसकी 25 कारिकाएँ जो आरंभ की हैं उनको याद करने में, आपको कोई आदमी बिल्कुल पहली बार संस्कृत पढ़ रहा है उसको भी 5-5 कारिकाएँ रोज याद करे तो याद हो जाए 5 दिन में, और आपका पेपर ठीक हो जाएगा। महत्तत्वस्य बुद्धेः, महत्तत्व को बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न आएगा, इसका उत्तर पहले ही बता रहा हूं। तो महत्तत्वस्य आविर्भावः कस्मात् भवति। 37 मिनट हो गए हैं, प्रश्न हमारे हुए हैं 6। क्या ये चिंता का विषय है? कैसे गुरुजी हैं, कैसे मास्टर जी हैं, 6 प्रश्न कराने में 37 मिनट जो है वो खराब कर दी। तो बुद्धि का आविर्भाव किससे होता है, महत्तत्व का आविर्भाव किससे होता है, ये तो किसी का गलत होना नहीं चाहिए। अभी बता करके आए हैं। सी कह रहे हैं मूल प्रकृति है। और उत्तर दीजिए आप लोग। आवाज ठीक है क्या मेरी? ठीक है जी, उत्तर आपका बिल्कुल। अभी हमने पढ़ा प्रकृतिर महान, प्रकृति, प्रकृति से महत। ये क्रम याद रखिएगा, आप कारिका याद कर लीजिएगा। प्रकृतिर महस्ततो अहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः। ठीक है, तो आपको इतनी लाइन, अगर पूरा नहीं याद होता तो इतनी लाइन से भी काम बन जाएगा। महत से अहंकार, अहंकार से जो है वो 16 तत्व आगे निकलते हैं। तो ये रहा आपका मूल प्रकृति से
महत की उत्पत्ति होती है, बहुत पूछा जाता है, हद से ज्यादा पूछा जाता है। तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि, उनमें 5 जो तन्मात्राएं हैं उनसे 5 महाभूत निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं। प्रत्यय सर्गस्य कति भेदाः भवन्ति, ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण आता है यूजीसी नेट में कि प्रत्यय सर्ग के कितने भेद होते हैं। देखो घोड़श लिखा हुआ है, षोडश होना चाहिए। अष्ट पंचाशत चत्वारः षोडश। आवाज कम आ रही है श्वेता जी, क्या कर सकते हैं? एक उपाय करके देख लेते हैं, बात बन जाती है तो। हेलो, अब इसमें आवाज एक बार, हाँ चलो चेक करते हैं किसकी आवाज ज़्यादा ठीक है। एक और ईयरफोन भी लगाया है, शायद इसमें बात बन जाएगी। ऑडियो इनपुट जो है वो जो हम कर रहे थे पहले वही ठीक है कुल मिलाकर के। दूसरा ऑप्शन जो है वो इंजीनियर को बुला के कल चेक करा के तब कराते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न था कि प्रत्येक सर्ग के कितने भेद होते हैं और उत्तर आपने दिया है, उत्तर इसका है 50। 50 उत्तर देने वालों, बी उत्तर देने वालों में मुझे नाम दिख रहा है। पहला नाम है 8 का बी, सुजाता जी, जयश्री जी हैं, विशभ जी हैं, और चलिए बाकी लोग भी, नीतम जी हैं, पूनम रानी जी, बिल्कुल ठीक है उत्तर आप लोगों के। तो इसका जो है कारिका है एषः प्रत्यय सर्गो विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्धि आख्यः। इसके 4 भेद हो जाते हैं, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि और गुण वैषम्य विमर्दात तस्य भेदास्तु 50। विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, ये 4 भेदों से इसके हो जाते हैं। आगे फिर प्रश्न आएगा, अभी एक आध कक्षा इसकी और भी हम कर लेंगे तो वहाँ इसको विस्तार से समझाएंगे प्रत्येक सर्ग के विषय में। आगे बढ़ते हैं। 50 यहाँ मुख्य, कभी पूछा जाए आपको प्रत्येक सर्ग कितने भेद होते हैं तो 50 भेद होते हैं। मंजू पाल जी जुड़ी हैं, स्वागत है जी आपका। रस तन्मात्रम प्रकृति रस्ते, रस तन्मात्र जो है वो किसकी प्रकृति है? अच्छा, प्रकृति जब भी कहा जाए, प्रकृति का मतलब है उत्पन्न करने वाला, तो ये ध्यान रखते हुए रस से किसकी उत्पत्ति होती है?
हमारी 5 तन मात्राएं हैं, पांचों तन मात्राओं से एक एक की उत्पत्ति होती है। मैं लिख देता हूं तब तक। पृथ्वी, अप, तेज, क्या लिख रहा हूं मैं, तो महाभूत लिख रहा हूं मैं। नौ का भी उत्तर आ गया आपका। पृथिव्या, कैसे कैसी बात करते हैं भाई। डी, जल, बिल्कुल ठीक उत्तर है। विनोद गौतम जी का उत्तर ठीक है। मैंने इसमें अच्छा नहीं लिखा क्या, तो चलिए ठीक है। क्रम गड़बड़ा रहा है मेरा, ठीक कर लेंगे। चलिए, रस कैसे गड़बड़ा गया, मैंने ये प्रश्न ध्यान नहीं दिया, लिख के आता नहीं तो पहले से इसको। घ्राण, और 1 मिनट में अभी इसका क्रम कहाँ देखूं, क्रम 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 क्रम। तो आप लोग उत्तर, जब पंच तन मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अभी मैं इसका क्रम से लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोगों का वही गड़बड़ हो जाएगा जो मेरी गड़बड़ है। अभी मैं इसको देख नहीं, ये प्रश्न दिखाई ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं पहले देख लेता इसको। आप में से कोई एक बार लिख के बताना जरा क्रम इसका। मिल गया वैसे। 48। लीजिए शब्द, अरे वो लिखा हुआ तो था, ठीक तो था। शब्द, और इसके बाद है स्पर्श। इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है बिल्कुल। रूप, रस और गंध, ये क्रम मेरा गड़बड़ था, ये ठीक करा दिया आपने, बिल्कुल धन्यवाद है आपका। तो शब्द से निकलता है आकाश, ठीक है जी। स्पर्श से पृथ्वी, वायु। रूप से तेज, रस से जल, और गंध से पृथ्वी, ठीक है जी। तो इनको आप जो है इसी क्रम में याद कीजिएगा, क्रम मेरी तरह गड़बड़ मत कीजिएगा। मेरा क्रम तब से आज तक ठीक नहीं हुआ है, तो चलिए अब ठीक शायद हो जाएगा ये, क्योंकि इसको इस तरह से कभी फिर ध्यान दिया नहीं है। और एक कक्षा में छोड़ी हुई थी, वो कक्षा का छोड़ने का नतीजा आज तक भुगत रहे हैं। जब ये सांख्यकारी का पढ़ाई जा रही थी उस समय मेरी ये वाली कक्षा छुट्टी हुई थी जब ये पढ़ाया गया था, इसलिए वो आज तक नहीं ठीक हो पाया है। चलिए ठीक कर लेंगे इसको। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पूछा था यहाँ से कि रस से जो है वो किसकी उत्पत्ति होती है, जल की, ठीक है बिल्कुल। सांख्य कारिका के अनुसार जो है वो सृष्टि का क्रम को क्या है। लो जी, वही सवाल है और कुछ नई बात नहीं है। जल्दी 10 सेकंड में उत्तर दे दीजिए। लंबा चौड़ा प्रश्न भले ही लिखा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन शीघ्रता से उत्तर दे दीजिए। हाँ, ठीक कर लिया आपने बिल्कुल, सुजाता चौहान जी ने। बाकी देख लो यहाँ पर, पहले क्रम याद रहना चाहिए। प्रकृतिर महान, प्रकृति को देखो, सबसे पहले प्रकृति यहाँ है, तो 3 ये तो गया यहाँ पर। तो प्रकृति से महत्त्व है, आगे ये अहंकार गया, महतो अहंकार, अहंकार भी दिख रहा है। अहंकार से 5 तन मात्राएं हैं, तो एकादश इंद्रिय कहाँ है, 5 तन मात्राएं आएंगी। पांच तन मात्राएं और प्लस एकादश इंद्रिय, ये दोनों 16 निकलते हैं, ये ध्यान देते हुए उत्तर देना है। तो यही लिखा हुआ था, और फिर 5 तन मात्राओं से 5 महाभूत निकलते हैं, ये ठीक उत्तर हो जाता है इसका सी। ठीक है, उत्तर सी बिल्कुल आपका, प्रकृतिर महान, ऐसे करके ये ध्यान देना था। हेतुमद नित्यम व्यापी सक्रिय मनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम, ये किसकी विशेषताएं हैं।
हेतु मत अनित्य। मुझे जो कारिका लिखवानी थी, ये कारिका जो है अगर नहीं समझ में आती है तो जीवन भर सांख्य कारिका के प्रश्न जो है वो ठीक नहीं कर पाओगे। इनको कारिकाओं को समझ लेना बहुत आवश्यक है। और कक्षा जो जिसने कक्षा ले ली है वो उसका ठीक हो जाता है, छूट जाती है। मेरी तरह वो गड़बड़ रहेगा हमेशा। पर अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसको फिर मेरा ठीक हो जाएगा, गड़बड़ नहीं रखे रहने दूंगा। मैंने आज ध्यान दे लिया इस पर, आज ठीक कर लेंगे इसको। 11 का ए कह रहे हैं पुरुष। और उत्तर किसी का, सीमा जी 10वें का उत्तर दे रही हैं, हम 11वें की बात कर रहे हैं। 11 का डी आया कैवल्यस्य। लो, और 2 उत्तर आ गए अभी अलग अलग। 2 ही लोगों ने उत्तर दिया 11वें प्रश्न का, दोनों का अलग। एक आध उत्तर और आ जाए। नहीं देंगे, हम उत्तर नहीं देंगे। ये लो जी, कारिका आपके सामने लिख दी है मैंने। मैं उत्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारिका समझते हैं फिर उत्तर को, प्रश्न को पढ़ करके उत्तर देंगे। हेतुमद नित्यम व्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। ठीक है जी, पहले व्यक्त क्या है इनको समझ लेते हैं हम, अव्यक्त की बात तो बाद में करेंगे। ठीक है, व्यक्त क्या है ये कह रहे हैं, व्यक्त की प्रॉपर्टीज बताए हैं इन्होंने। एक पहले नंबर पर है हेतुमत, फिर है अनित्यम, फिर है अव्यापी, फिर है सक्रिय, और फिर है अनेक आश्रित लिंग सावयव परतंत्र। इतनी जो है ये 9 चीजें हो गई हैं। हेतुमत, अनित्यम, अव्यापी, सक्रियम, अनेकम है, हाँ आश्रितम आ गया है, लिंगम, सावयवम, परतंत्रम, व्यक्तम, विपरीतम, अव्यक्तम। इससे विपरीत जो है वो अव्यक्त है। पहले व्यक्त और अव्यक्त क्या है ये देख लीजिए आप। व्यक्त हमने देखा है जो व्यक्त हो गए हैं, ठीक है। और अव्यक्त क्या है? जो व्यक्त नहीं, जो व्यक्त नहीं हुए हैं, जिनसे कुछ और नहीं निकलता है। तो चार्ट आप बनाओगे यहाँ पर, प्रकृति, इससे महत्त्व, इससे अहंकार, अहंकार से फिर 2 चीजें निकलती हैं, एकादशेंद्रिय, ठीक है। और एकादशेंद्रिय से फिर निकलता है क्या? नहीं, 5 तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राओं से निकल जाते हैं 5 महाभूत। तो ये प्रश्न है इसका, सी हो सकता है, ये ठीक है, हो सकता है पे आ गए हैं अभी। यहाँ पूछा था पहले व्यक्त और अव्यक्त को समझ लेना है हमें। ये पूछा था कि ये विशिष्टताएं किसकी हैं? महद आदि की विशिष्टताएं हैं ये वाली। व्यक्त क्या है? जो जिससे आगे कुछ और बन गया है वो व्यक्त है। और अव्यक्त क्या है? जो पुरुष जो है वो अव्यक्त है। इसको तो लिखने, अरे मैंने क्या लिख दिया, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, पर ये चलो लिख दिया है तो बार बार लिखने से आपको याद आ जा रहा होगा, इसलिए। तो अव्यक्त जो है वो पुरुष है। तो पुरुष जो है ना तो हेतुमत है, हेतुमत का मतलब कारण वाला। पुरुष जो है वो अनित्य नहीं है, नित्य है। पुरुष जो है वो अव्यापी है। सक्रिय, यहाँ पर सक्रिय है पुरुष, पुरुष निष्क्रिय है। ये अनेक हैं, पुरुष एक है। ये आश्रित हैं, पुरुष अनाश्रित है। ये लिंग है, पुरुष अलिंग है। ये सावयव है, पुरुष निरवयव है। ये परतंत्र है, पुरुष स्वतंत्र है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो अव्यक्त के गुण कहलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर महदादि के ही गुण हैं, इसमें यहाँ लिखा हुआ है महदादि जो हैं वो व्यक्त हैं। और प्रकृति भी जो है वो भी अव्यक्त है, ठीक है। ये तो व्यक्त है, निकले हुए हैं, प्रकृति भी अव्यक्त है। तो प्रकृति भी अहेतुमत है, प्रकृति भी नित्य है, प्रकृति भी व्यापी है, प्रकृति भी
निष्क्रिय है, प्रकृति भी एक है, प्रकृति भी अनाश्रित है, प्रकृति भी अलिंग है, प्रकृति भी निरवयव है और प्रकृति भी स्वतंत्र है। ये सारे के सारे गुण जो है प्रकृति में भी घटते हैं। प्रकृति और पुरुष के दोनों गुण हो जाते हैं क्योंकि अव्यक्त हैं वो, और ये सारे के सारे प्रकृति से व्यक्त हैं, तो ये इसके विपरीत गुण वाले हो जाते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न था आपका, ठीक है जी। 12वां प्रश्न है सांख्य मतानुसारेण बुद्धेः लक्षणमस्ति। आगे सरल सरल से प्रश्न आएंगे कि बुद्धि का लक्षण क्या है सांख्य मत में। मैंने केवल वही प्रश्न रखे हैं जिनको आप जो जहां जो केवल प्रश्न बनते हैं जहां से, बाकी सामान्य बातें तो हैं ही। बुद्धि का लक्षण क्या है? अध्यवसाय है, अभिमान है, उभयात्मक है, आहरण धारण प्रकाश कर है। क्या है बुद्धि का लक्षण? 12 का ए कह रहे हैं अध्यवसाय। किसे कहते हैं जी अध्यवसाय? उत्तर सब, अच्छा सब उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। देखो, अगर उत्तर नहीं दोगे तो कैसे पता लगेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है? जो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं वो उन्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आपको उत्तर देने में कमेंट नहीं कर पाओगे फिर आप। तो बुद्धि जो है उसका लक्षण क्या है अब देख लेते हैं। अध्यवसाय उत्तर जो है वो इसका ठीक है। कारिका भी लिख देते हैं। कारिका से आपको अरे ये क्या लिख दिया, आहरण धारण नहीं है, अध्यवसायो बुद्धिर। ठीक है जी, कहाँ है ये? ठीक है, ए उत्तर है इसका। अध्यवसायो बुद्धि ही धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतत् तद्रूपम तामसम अस्माद् विपर्यस्तम। ये पूरा का पूरा मैं आपको बुद्धि का स्वरूप दिखा देता हूँ। बुद्धि के 8 भेद हो जाते हैं इसके आगे जाकर के। अध्यवसाय कहते हैं निश्चय करने को। आपको किसी भी विषय में कोई भी निर्णय लेना हो, कौन करता है? बुद्धि करती है। बुद्धि के सामने जितने भी ऑप्शन होते हैं उन सबको रख करके एक ऑप्शन छांटने का काम जो है, निश्चय करने का काम जो है, उसे कहते हैं अध्यवसाय। यही बुद्धि का लक्षण है। और इसके 4 भेद हो जाते हैं। बुद्धि, ये भी पूछा जाता है, बुद्धि का सात्विक और तामसिक 2 भेद होते हैं। तो सात्विक में क्या आता है? धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य। किसी को जल्दी तो नहीं है जाने की कि 1 घंटा हो गया जी, चलें, समय पूरा होने वाला है, आगे पढ़ना चाहेंगे जाएंगे। धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, ये हो गया सात्विक रूप। और तामसम अस्माद विपर्यस्तम, इसका उल्टा जो है वो अधर्म हो जाएगा। ये तामसिक बुद्धि हो जाएगी, ये अज्ञान हो जाएगा। तो ये विराग और यहाँ राग हो जाएगा। और ये ऐश्वर्य अनैश्वर्य हो जाएगा। तो ये भी रूप जो है 8 प्रकार के रूप जो हैं बुद्धि के 8 भेद आगे चल करके हो जाते हैं। तो चलिए 57 हो गए हैं। एक प्रश्न करके बंद करते हैं। अगर कोई आगे पढ़ने का भी इच्छुक है तो मुझे बताएं। और संख्या एक बार बढ़ाने के लिए आप शेयर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। और लाइक करना चाहें तो उससे भी कुछ फायदा ये हो जाता है कि हमें ये लगता है कि इतने लोग हमें पसंद करते हैं, हमें नहीं, कार्य को हमारे। सांख्यकारिका याह कारिकांशः न प्रकृति न विकृति कम सूचयति। लो, ये तो प्रश्न पढ़ा के आ गए हैं, दोबारा रिपीट हो गया है ये। न प्रकृति न विकृति पुरुष जो है किसके विषय में? 10 सेकंड में उत्तर देना है आपको। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। पुरुष को हमने अभी पढ़ा है, न प्रकृति न विकृति पुरुष, ये पढ़ करके आ ही गए हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अतीन्द्रियाणाम पदार्थानाम प्रतीति सांख्य दृष्टि अकस्मात् भवति। अतीन्द्रियाणाम पदार्थानाम प्रतीति सांख्य दृष्टिया कस्मात् भवति। उपमानात्, दृष्टात्, सामान्यतो दृष्टात्, अनुमानात्, आप्तागमाच्च। और अनुमानात् किससे जो है वो
मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन ऐसा है जिसको पढ़ने की और भी चाहिए। बंद करते हैं आज के लिए, फिर ये 14वां प्रश्न है, इसको पढ़ा के बंद करते हैं, फिर कल देखेंगे कल क्या रहेगा। तो ये रही कारिका आपके सामने। सामान्यतस्तु दृष्टाद अतीन्द्रियाणाम प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चा सिद्धम परोक्षमाप्तगमात् सिद्धम। कारिका जो है 3 प्रकार के यहाँ पर प्रमाण माने हैं, ठीक है। दृष्टम, अनुमान और आप्तवचन। दृष्ट जो है वो प्रत्यक्ष को कहते हैं, 12 तो हो गया था, 13 भी हो गया है, 13 10 सेकंड में पूछा है हमने। अभी 14 प्रश्न जो है 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। दृष्ट माने प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन, ये 3 प्रमाण हैं। तो इनमें किससे क्या होता है, तो कह रहे हैं कि सामान्यतस्तु दृष्टात्, जो सामान्य विषय हैं आपको बिल्कुल रहते हैं सामने ही, उनकी प्रतीति आपको दृष्ट से प्रत्यक्ष से हो जाती है। अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात्, जो अतीन्द्रिय विषय हैं, अतीन्द्रिय विषय क्या होते हैं, जो आपकी इंद्रियों के सामने नहीं है। आपके आंख के सामने रूप होता है तो वो प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन कोई आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो वो अनुमान से पता लग जाता है। भाई जो है हमने धुआं देखा तो धुआं दिख रहा है लेकिन अग्नि नहीं दिख रही है। हमें ये जानकारी है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, तो इसलिए धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान कर लिया जाता है, क्योंकि वो अग्नि जो है वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है, ठीक है जी। अतीन्द्रियों की प्रतीति जो है वो अनुमान से हो जाती है। तस्मादपि च असिद्धम, और उससे भी जो अनुमान से भी जो असिद्ध रह जाता है, अनुमान से भी परोक्षम, जो परोक्ष होता है वो आप्त आगमात सिद्धम, आप्त लोगों की बात से, जो आप्त किसे कहते हैं, यथार्थ से, और यथार्थ लोगों को कहते हैं आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप तो कहते हैं यथार्थ वक्ता को, या फिर शब्द प्रमाण से जो है वो हमें पता लगता है, आगम से, वेद आदि के जो पंक्तियां हैं उनसे हमें पता लगता है कि जो परोक्ष है उसका ज्ञान हमें शब्द प्रमाण से हो जाता है, या आप तो लोगों को यथार्थ वक्ताओं के बताने से हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के प्रमाण जो हैं वो सांख्य ने माने हैं, और उन तीनों पर से किस किस की सिद्धि होती है ये इसमें कारिका में बताया गया है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। 15वां प्रश्न है कारण विषये, कारण विषये सांख्याभिमतः सिद्धांतः अस्ति। प्रश्न वही है जो पढ़ा के आ गए हैं आपको, लेकिन सीमा जी क्या कह रही हैं मुझे नहीं समझ में आया कुछ। सीमा जी कह रही हैं मुझे पढ़ना है, शायद ये कह रही हैं। अच्छा, कारण के विषय में सांख्य दर्शन का अभिमत सिद्धांत क्या है कि कार्यम स्वकारणेषु पूर्वमेव विद्यते, कार्यम विवर्तमात्रम, ये कार्यम स्वकारण ही नवीनम आरभ्यते, उक्तम न कतमोपि। दानिश भाई ऐसा करते हैं, आपको यहाँ से भगा देते हैं, ठीक है। ये संस्कृत पाठशाला है, यहाँ सभ्य व्यक्तियों का काम है, असभ्यों का कोई काम नहीं है, ठीक है जी। तो कारण विषय में सांख्य का अभिमत क्या है, 15 का ए कह रहे हैं, बिल्कुल यही तो पढ़ाया हमने। सत्कार्य नाम ही सत्कार्यवाद है कि कार्य जो है वो सत्य होता है, विद्यमान होता है अपने कारण में, इसका नाम सत्कार्यवाद है। तो आज की कक्षा में मैं आपको 15 कारिका तो पढ़ाई आए हैं अभी हम, और मुझे आपको ये बताना था कि हमारी DSSB की जो क्लास है वो चल ही रही है अभी भी यदि आपको लगता है कि आपको आवश्यकता है और आपका कोई हाथ पकड़ करके आपको चलाने वाला हो, तो ये एक भूमिका हम निभा सकते हैं। आपको जिस चीज़ की विषय में जानकारी चाहिए वो सब काम कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने से आप ठीक लग रहा है, आप Y321 कोड यूज़ करेंगे टीचिंग अड्डा ऐप पर जा करके, तो वहाँ आपको 1800 रुपये मात्र में ये बैच मिल जाएगा, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है जी। और इसी के साथ ये आपको मूल्य वहाँ लिखाई देगा 7,999 रुपये, लेकिन कोड लगा करके 1800 रुपये मात्र आता है।
पाठ्यक्रम जो है वो लगभग 20 तारीख तक पूरा करने का है। यूजीसी नेट का पेपर 1 स्टोर पर है, आप चाहे तो यूजीसी नेट के पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं। 9 अगस्त से Y321 कोड यूज़ करेंगे, बहुत कम मूल्य में आपको ये मिल जाएगा। और पेपर 2 का बैच भी हमारा आने ही वाला है, जल्दी ही पेपर 2 की तैयारी भी हम आपको कराएंगे। तो चलिए, बहुत समय 10:04 हो गए हैं। ये विषय और भी अभी आगे है, कैसे कैवल्य होता है, कैसे इनका संयोग होता है, ज्ञान क्या होता है, सर्ग कैसे बनता है, ये कुछ विषय हैं। और 3 प्रकार के दुखों के विषय में अभी चर्चा करनी है। प्रिंस राज जुड़े हैं, स्वागत है बंधु आपका। तो चलिए, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। तो प्रिंस राज जी, अब जो है रात्रि हो चुकी है, अब बत्ती बुझाने का समय आया है। निद्रा देवी जो है वो अपने बाह पसार करके बुला रही है सभी लोगों को। तो आप सब लोग जो है निद्रा देवी के आंचल में, उनके वात्सल्य में शयन करें जा करके। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे कल के लिए प्रयास करेंगे यही विषय रखा जाए। वैसे विषय मैंने कुछ और भेज दिया था, मुझे ये था कि मैं इस विषय को आज पूरा कर दूंगा यथा तथा, पर विषय पूरा हो नहीं रहा है, तो आपको आगे मिलते रहेंगे। इस कक्षा के विषय में आपका जो भी अभिमत है, जो भी मंतव्य है, वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो कल एक कमेंट मुझे दिखाई दिया, इतना कहता हूँ मैं कि आपको जो भी है, कुछ सुधार की आवश्यकता लगती है, सुधार लिख दीजिए कि ये ठीक कर लीजिए। आप कुछ भी आपका इसके विषय में मत है तो पुरानी वीडियोस खोल करके आप वहाँ लिख सकते हैं। श्वेता जी, आप कह रही थी आप मुझे मेल कीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।